हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक LIS करंट अफेयर्स। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये हमारा की लाइब्रेरियन रिक्रूटमेंट की एग्जामिनेशन की डेट आ चुकी है और एग्जामिनेशन की जो डेट है वह इसी माह में है, दिसंबर में है। और एग्जामिनेशन की सारी तैयारी हो गई होगी, प्रश्न भी बना होगा। तो सिलेबस जो कंसर्न दिया जाता है, एक्चुअली वो बिलीव जो पढ़ाई होती है, सिलेबस होता है, मोर और लेस वही होता है और वही सिलेबस होता है। अगर आपने कभी बिलीव की, एमलिव की, अच्छे से पढ़ाई किया है अपने यूनिवर्सिटी का सिलेबस, तो आपको किसी भी रिक्रूटमेंट एग्जाम के सिलेबस को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। वही चीज पूछा जाता है सिलेबस में। भले एग्जामिनेशन के रिक्रूटमेंट के सिलेबस में कुछ भी लिखा हो, लेकिन पूछा वहीं से जाता है प्रश्न। लेकिन यह देखा जाता है कि एग्जाम में कुछ नवीन प्रश्न पूछे जाते हैं, करंट नेचर के होते हैं और इसको पढ़ाया नहीं जा सकता है, हमेशा के लिए पढ़ा नहीं जा सकता, क्योंकि 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो रंगनाथन का है वह आपने रट लिया तो वह कभी नहीं बदलेगा। लेकिन आरआरएलएफ का डायरेक्टर आपने अगर आज रट लिया है तो वह अगले एग्जाम में, आज कौन सा है, 24 में हो रहा है एग्जाम, 25 में हो रहा है, 26 में हो रहा है, तो सेम नहीं रहेगा, वह बदल जाएगा। और कुछ नवीन जो गतिविधियां होती है उस पर भी नजर रखना पड़ता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 100 में से 2-4 प्रश्न तो ऐसे होते ही हैं। और एक 100 मार्क्स का अगर एग्जाम हो रहा है, 80 मार्क्स लाइब्रेरी साइंस का अगर कहीं एग्जाम हो रहा है, वहां पर 1 और 2 प्रश्न भी आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है कि वो आपको सिलेक्शन से बाहर कर सकता है या आपको सिलेक्शन दिलवा सकता है। इसलिए एग्जाम है, डेट आ गया है, कुछ दिनों बाद ही, मतलब 15-20 दिनों के बाद ही एग्जाम है। तो अभी करंट अफेयर्स हम आप लोगों को बता रहे हैं कि अभी जो करंट है, हमने पढ़ाने के दौरान आप लोगों को बताया था कि इसका एग्जाम से पहले देख लीजिएगा कि इसका चेयरमैन कौन है या और कुछ क्या है। तो हमने अभी एग्जाम है, समय भी है सही, करंट कुछ बता देते हैं जिससे कि आप लोगों को जो करंट क्वेश्चंस हो सकते हैं उसको आप लोग जान सके। तो पहले हम लोग देखते हैं इफ्ला का प्रेसिडेंट। इफ्ला का प्रेसिडेंट अभी वर्तमान में इफ्ला का प्रेसिडेंट कौन है? विक्की मैकडोनाल्ड। विक्की मैकडोनाल्ड ये 2023 2025 के लिए निर्वाचित हुई हैं। तो वर्तमान में इफ्ला का जो प्रेसिडेंट है वह है विक्की मैकडोनाल्ड। इफ्ला का WLIC जो एनुअल कॉन्फ्रेंस इफ्ला का है, इसका फुल फॉर्म हमने बताया है, वर्ल्ड लाइब्रेरियन इन्फॉर्मेशन कांग्रेस। ये जो है 2023 में जो हुआ, और 2022 का भी हम लोग पहले देख लें कि 2022 में जो हुआ वह कहां हुआ था? डबलिन में। डबलिन कहां है? आयरलैंड में है। डबलिन आयरलैंड में हुआ था, 2022 में आ रही थी, ये हुआ था। और ये जो 2022 में आया था,
इसका हम लोग 23 का ना चर्चा अभी करेंगे, 22 का हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि कई मायने में बहुत ही महत्वपूर्ण था। पहले तो एक दौर रहा कोरोना का, उसके बाद में एक फिर से एक नए जोशो खरोश के साथ एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, डबलिन आयरलैंड में हुआ। और इसका जो थीम जो था इंस्पायर, इंगेज, इनेबल एंड कनेक्ट। इसका थीम था इंस्पायर, इंगेज, इनेबल एंड कनेक्ट। ये थीम था इसका। और जो इफ्ला का जो वर्ल्ड कांग्रेस जो 2022 में जो हुआ था, उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही थी कि लेटेस्ट पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो, जो कि यूनेस्को और इफ्ला दोनों ने मिलकर तैयार किया। लेटेस्ट पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो जारी किया गया। यह इसकी बड़ी उपलब्धि रहा है। जो वर्ल्ड लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन कांग्रेस जो 2022 का जो इफ्ला का हुआ था, उसका मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं इफ्ला वर्ल्ड लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन कांग्रेस 2023 अगस्त माह में हुआ था। यह जो है 21 से 25 अगस्त को, 21 से 25 अगस्त 2023 को हुआ। 21 से 25 अगस्त 2023 को हुआ था। और यह रोटरडम में हुआ था। कहां पे हुआ था? रोटरडम में आयोजित किया गया था। रोटरडम होता डम, DAM। रोटरडम में आयोजित किया गया था, अगस्त महीने में किया गया था। और इसका जो थीम था, ये जो 2023 का जो इफ्ला का वर्ल्ड कांग्रेस का जो थीम था, लेट्स वर्क टुगेदर, लेट्स लाइब्रेरी, ये इसका थीम था। इसकी थीम की बात की जाएगा तो लेट्स वर्क टुगेदर, लेट्स लाइब्रेरी, ये इसका थीम था। तो इस तरह से 23 में अगस्त महीने में इफ्ला का आयोजन किया गया था, वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस। इफ्ला का प्रेसिडेंट कौन है वह, और इफ्ला का 22 में जो कॉन्फ्रेंस था उसका भी हम लोगों ने चर्चा किया। क्योंकि एक तो 1 साल पहले की बात है, ज्यादा पुराना नहीं है। और सबसे बड़ी चीज है कि पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो जो है, इससे प्रश्न एग्जाम में हमेशा से पूछा जाता है। और आज से पहले भी जो एग्जाम होता था, उस तो पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो जो यूनेस्को द्वारा जारी किया गया था पहला, फिर इफ्ला द्वारा 72 में उसको संशोधित किया गया, फिर 1994 में इफ्ला और यूनेस्को ने मिलकर जारी किया था। तो बहुत क्वेश्चन बनता था कि लेटेस्ट मैनिफेस्टो तो 1994 वाला होता था, लेकिन अब लेटेस्ट मैनिफेस्टो अब हो गया है, वह 2022 हो गया है। 1994 में था वह, अब लेटेस्ट क्या हो गया 2022 में, जो कि इस कॉन्फ्रेंस में 2022 में इफ्ला के कॉन्फ्रेंस में किया गया था। इसके बाद फिलिप का प्रेसिडेंट, फिलिप जो है
जो एलए लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके था उसी का बदला हुआ स्वरूप है स्लिप। ये यूके क्या है, एसोसिएशन है, सबसे बड़ा यूके का एसोसिएशन है लाइब्रेरी, अब दुनिया की भी बड़ी लाइब्रेरी एसोसिएशन में से एक है। इसका जो जो प्रेसिडेंट है जॉन ट्रेवर एलन, जॉन इसका प्रेसिडेंट है जॉन ट्रेवर एलन। अब बात करते हैं एएलए के प्रेसिडेंट के। एएलए के प्रेसिडेंट की बात करें, एएलए का प्रेसिडेंट कौन है, एएलए के प्रेसिडेंट भी पूछा जा सकता है कि एएलए के प्रेसिडेंट कौन है। ये किसी भी संगठन का पूछा जा सकता है, लेकिन इंडियन जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड लेवल पे जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसका ही प्राय पूछा जाता है। तो एएलए का जो प्रेसिडेंट है, एएलए का प्रेसिडेंट है इमेली ड्राविंस्की। इमिली है, EMILY, इमिली ड्राबिंस्की। ओसीएलसी का वर्तमान जो प्रेसिडेंट है स्किप, उसका नाम स्किप। ओसीएलसी का वर्तमान प्रेसिडेंट स्किप। और ये जो है ओसीएलसी का जो प्रेसिडेंट है होता है वो मतलब लंबे लंबे समय के लिए होता है और तुरंत तुरंत बदला नहीं जाता है, इसलिए इससे का एग्जाम में वो डायरेक्ट टाइप का होता है। तो ये 5वें प्रेसिडेंट है ओसीएलसी का जो है प्रेसिडेंट। इसके बाद आईएलए का प्रेसिडेंट, आईएलए का प्रेसिडेंट जो है प्रोफेसर मोहन रामभाऊ खरदे। प्रेसिडेंट इनके जो कौन है, प्रोफेसर मोहन रामभाऊ खरदे। ये वर्तमान प्रेसिडेंट है आईएलए के प्रेसिडेंट प्रोफेसर मोहन रामभाऊ खरदे। एजलिक के प्रेसिडेंट की बात की जाए अगर तो वर्तमान में एजलिक के जो प्रोफेसर हैं, ये प्रेसिडेंट है प्रोफेसर नरेंद्र लाखर, प्रोफेसर नरेंद्र लाखर। प्रोफेसर नरेंद्र लाखर ये अभी एजलिक के करंट प्रेसिडेंट हैं। डेलनेट का डायरेक्टर होता है, प्रेसिडेंट नहीं होता। डेलनेट का प्रेसिडेंट संगीता कौल। डेलनेट का जो अभी प्रेसिडेंट है संगीता कौल। डेलनेट का डायरेक्टर
संगीता कौल, डेलनेट का डायरेक्टर संगीता कौल है। आरआरएलएफ का डायरेक्टर, देखिए आरआरएलएफ के डायरेक्टर पे थोड़ा सा गौर करिएगा। प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह ये डायरेक्टर थे अजय प्रताप सिंह, प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह, और इनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। तो वर्तमान डायरेक्टर जो है की बात अगर हो तो वर्तमान डायरेक्टर में भी अभी आरएलएफ के वेबसाइट पर प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह का ही नाम है, और अभी इनका कार्यकाल भले ही पूरा हो गया है और कोई अस्थाई डायरेक्टर की अभी तक नियुक्ति हुई नहीं है, और कोई आरएलएफ के नए डायरेक्टर आएंगे तो हो सकता है एग्जामिनेशन का जो होता है, जो क्वेश्चन होता है पेपर सेट, वो पहले कर लिया जाता है। जरूरी नहीं कि एग्जामिनेशन के एकदम से करीब हो, कुछ महीने पहले, 1-2 महीने पहले भी कर लिया जाता है, तो उस समय जो रहता है। तो इसलिए अगर ऑप्शन में अजय प्रताप सिंह हो तो ये होंगे। और आरएलएफ का चेयरमैन कौन है? जीके रेड्डी। आरएलएफ का चेयरमैन कौन है? जीके रेड्डी। आरएलएफ का देखिए ये जो डायरेक्टर होता है ना, ये 22 हमने लिखा दिया है, फिर से एक बार ध्यान में रखिएगा कि यह 22 सदस्य वाले फाउंडेशन, आरएलएफ की जो कमिटी होती है उसका नाम होता है फाउंडेशन, और उसका हेड होता है डायरेक्टर। तो कितने सदस्यों की यह फाउंडेशन होता है? फाउंडेशन होता है 22 सदस्यों का होता है। चेयरमैन जीके रेड्डी, आरएलएफ का चेयरमैन कौन है? जीके रेड्डी है। इन्फ्लिवनेट डायरेक्टर, अभी इन्फ्लिवनेट का डायरेक्टर कौन है? इन्फ्लिवनेट का डायरेक्टर चेंज हुआ है हाल फिलहाल में, कुछ दिनों पहले चेंज हुआ है, लेकिन हो सकता है कि एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन सेट अगर सप्ताह 10 दिन पहले अगर हुआ हो तो उसमें अगर इन्फ्लिवनेट की डायरेक्टर की बात की जाए तो उसका डायरेक्टर कौन है, उसका ऑप्शन जो है तो जेपी सिंह जोरेल डायरेक्टर इन्फ्लिवनेट के थे, पर इसी वीक चेंज हुए हैं, और अब जो है प्रोफेसर डेलनेट की प्रोफेसर देविका मदल्ली, नई प्रोफेसर बनी, नई डायरेक्टर बनी है इन्फ्लिवनेट की, और ये डीआरटीसी की प्रोफेसर हैं। डीआरटीसी जो कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा स्थापित संस्थान है और लाइब्रेरी साइंस का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान में से एक है। तो वहां की प्रोफेसर देविका मदल्ली अब डायरेक्टर हैं, लेकिन ये
डायरेक्टर जो बनी है बस कुछ दिनों पहले ही बनी है, एक सप्ताह भी नहीं हो रहा है। तो उससे पहले जेपी सिंह जोरेल थे, तो हो सकता है कि एग्जामिनेशन में जो प्रश्न बना हो उसमें से अगर डायरेक्टर अगर पूछा हो तो यह ऑप्शन हो। देविका मदल्ली ऑप्शन अगर नहीं हो तो ये सही माना जाएगा। अगर देविका मदल्ली है ऑप्शन में तो यह सही माना जाएगा। तो ये इन्फ्लुएनेट का जो है डायरेक्टर की बात है। यहीं पर एक नया जो इन्फ्लुएनेट का जो प्रोग्राम है शोध शुद्धि के तहत में हर इंस्टीट्यूशंस, हायर एजुकेशन जो यूनिवर्सिटी और हायर इंस्टीट्यूशन है उसको पीएचडी के शोध के चेक, प्लेगरिज्म चेक में साहित्य उसका चोरी का परसेंटेज चेक के लिए सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराया जाता है। और इस जो सॉफ्टवेयर जो वर्तमान में अभी लॉन्च हुआ है, जो प्रदान कराया जाता है अक्टूबर 2023 से इन्फ्लुएनेट द्वारा प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर जो है कौन सा प्रदान कराया जा रहा है? ड्रिल बिट कौन सा एंटी प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर प्रदान कराया जा रहा है? ड्रिल बिट। अक्टूबर मंथ से। तो ये भी एक लेटेस्ट चीज है, हो सकता है ये पूछा जा सकता है, लेटेस्ट चीज है। और ये जो है इससे पहले उर्कुड का प्रयोग किया जाता था एंटी प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर के लिए, इन्फ्लुएनेट द्वारा प्रोवाइड कराया जाता था। लेकिन वर्तमान में अक्टूबर से अब इसको चेंज कर दिया गया। ड्रिल बिट लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर को एंटी प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर के तौर पे लॉन्च किया गया है। हाल फिलहाल में डेलनेट द्वारा एक प्रोग्राम, एक पोर्टल लॉन्च किया गया। पोर्टल कॉनक्योर, ये जो पोर्टल है यह डेलनेट द्वारा लॉन्च किया गया। और पिछले महीने इसको लॉन्च किया गया है। यह किस लिए लॉन्च किया गया है? यह जो है यह ऑनलाइन वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में जो उपलब्ध ऑनलाइन कोर्सेस की जानकारी प्रदान किया करता है। इसका फुल फॉर्म होता है, कॉनक्योर का जो फुल फॉर्म है कंटिन्यू विथ ऑनलाइन कोर्सेस इसका फुल फॉर्म होता है कंटिन्यू विथ ऑनलाइन कोर्सेस टू कन्क्योर योर फ्यूचर। कन्क्योर योर फ्यूचर नाउ, ये इसका फुल फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म है कंटिन्यू विथ ऑनलाइन कोर्सेस टू कन्क्योर योर फ्यूचर नाउ। यह एक ऑनलाइन कोर्स की जानकारी प्रदान करता है। डेलनेट द्वारा पिछले महीने ही इसको लॉन्च किया गया था। इसके बाद लेटेस्ट जो डीडीसी का एडिशन भी, अभी ये ऐसे तो बहुत नवीन चीज नहीं है लेकिन हम लोग इस पे चर्चा कर लेते हैं कि बार बार कंफ्यूज होता है। जो लेटेस्ट डीडीसी का लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक एडिशन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक एडिशन
का नाम क्या है? लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक एडिशन का नाम है वेबडेवी। वेबडेवी 2003 में ही हुआ है, हालांकि ये प्रकाशित लेटेस्ट, लेकिन सबसे लेटेस्ट एडिशन यही है। और इसमें कंफ्यूज होता है कि ऑनलाइन एडिशन है। हाँ, ये ऑनलाइन है, लेकिन ऑनलाइन का अर्थ भी ऐसा नहीं कि वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होता है। लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक एडिशन वेबडेवी है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग, लेटेस्ट एडिशन। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग का लेटेस्ट एडिशन 44वां है, और यह 44वां एडिशन 2022 में रिलीज किया गया था। और यह किस स्वरूप में है? यह जो है पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है, पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है। शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग का लेटेस्ट एडिशन, शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग का लेटेस्ट एडिशन जो है 22वां है, जो कि 2018 में प्रकाशित किया गया था। 22वां है, और कब यह प्रकाशित किया गया था? 2018 में प्रकाशित किया गया था। 2018 में इसको प्रकाशित किया गया था। शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग जो है, इसको 2018 में प्रकाशित किया गया था, और वह जो है 22वां एडिशन है। इसके बाद कुछ और चीजें जो लेटेस्ट है हुई है। फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज 2023, फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज, फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज जो है, इसका आयोजन किया गया था 5 से 6 अगस्त को, 5 से 6 अगस्त 2023 को किया गया था। और यह कहां किया गया था? इसमें हॉल नंबर 5, प्रगति मैदान, नई दिल्ली। प्रगति मैदान नई दिल्ली के हॉल नंबर 5 में इसका उद्घाटन किया गया। और उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। इसका इनोग्रल या इनोग्रेटेड बाय ये जो है किसने इनोग्रल इसका किया था? इनॉग्रेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और ये जो फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरी जो है, इसका आयोजन किसने किया था? इसका आयोजन किया था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा किया गया था। और इसके नोडल एजेंसी के रूप में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का इस प्रोग्राम के नोडल एजेंसी के लिए RRRLF मतलब राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन और NLI मतलब नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कलकत्ता नोडल एजेंसी के रूप में RLF और NLI ने कार्य किया था। नोडल एजेंसी के रूप में
RRLF, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, इसके द्वारा कार्य किया गया था। और ये जो नोडल एजेंसी के रूप में कार्य किया, किसके लिए, किसके नोडल एजेंसी के रूप में कार्य किया था, किसके नोडल एजेंसी के, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का ये प्रोग्राम था द्रौपदी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इस पर थोड़ा सा ज्यादा चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है लेटेस्ट चीज है, इससे प्रश्न आने की संभावना काफी हद तक है। 5 से 6 अगस्त 2023 को मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा आयोजित किया गया था नोडल एजेंसी के रूप में RLF और NLI, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया ने कार्य किया। इनॉग्रेटेड बाय ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और ये जो है प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा आयोजित किया गया था। तो ये है। इसके बाद से कुछ और भी, कुछ नई तो नहीं कही जा सकती कि एकदम से नई, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसा होता है जो नया ही उसको माना जाता है। जैसे बोट लाइब्रेरी की बात करें तो इसको जो है वेस्ट बंगाल में 2021 में कोलकाता में लॉन्च किया गया था। और हुगली नदी पर ये चलता है, हुगली नदी पर। और ये जो बोट लाइब्रेरी है, इसका नाम रखा गया है यंग रीडर्स बोट, यंग रीडर्स बोर्ड, जिसमें कि 500, लगभग 500 जो है 500 बुक है, पुस्तकें हैं विथ वाईफाई है। और इसमें आप हुगली रिवर जो वहां से शुरू करते हैं पार्क से, और वहां से लेके मिलेनियम पार्क से लेकर जो बेलूर मठ है वहां तक जाती है, तो उसका एक ट्रिप होता है। और इसमें जो पुस्तकें होती है वह इंग्लिश, ये 500 बुक जो है वह इंग्लिश प्लस हिंदी प्लस बंगाली पुस्तकें इसमें अवेलेबल है। तो ये बोट लाइब्रेरी की बात है। इसके बाद ट्रांसजेंडर लाइब्रेरी, फर्स्ट ट्रांसजेंडर लाइब्रेरी फर्स्ट ट्रांसजेंडर लाइब्रेरी या मदुरई तमिलनाडु में इसको ओपन किया गया था 2019 में मदुरई तमिलनाडु में, मदुरई काफी फेमस। मदुरई में मीनाक्षी टेम्पल है, बहुत बड़ा भव्य मंदिर है। मदुरई तमिलनाडु का एक बड़ा शहर में से एक माना जाता है। मदुरई में ये खुला था। तो पहला जो है ट्रांसजेंडर लाइब्रेरी भारत का मदुरई तमिलनाडु में 2019 में खुला था। और इसके बाद और लेटर जो करंट चीजों में हम लोग देख सकते हैं, इफला का कॉन्फ्रेंस, आईएलए का कॉन्फ्रेंस कहां पर आयोजित किया गया था 2023 का कॉन्फ्रेंस 2023 वाला कहां पर आयोजित किया गया था? अजमेर में। कैलिबर 2022 का कैलिबर 2022 का जो लेटेस्ट कैलिबर 2022 में हुआ था, इन्फ्लिमनेट द्वारा जो आयोजित किया था, बीएचयू में आयोजित किया गया था। और आईएलए कॉन्फ्रेंस 23 में अजमेर में आयोजित किया गया था।
कैलिवर 2022 में बीएचयू में आयोजित किया गया था। इसके बाद NVLI लेटेस्ट चीज है। NVLI नेशनल, इसका फुल फॉर्म होता है, देखिए दो, एक होता है NDLI, ये अलग है, नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, और ये जो होता है ये होता है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। तो नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो है, यह जो है प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का है। का प्रोजेक्ट है, और ये जो है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का जो प्रोजेक्ट है, यह नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज के अंतर्गत आता है। NML नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज जो है, जिसको लॉन्च प्रणब मुखर्जी द्वारा 2014 में किया गया था, उसके अंतर्गत ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। और इसका जो कार्यान्वयन कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के लिए, इसको जो निर्माण कर रहा है वह IIT बॉम्बे द्वारा, और इसमें सपोर्ट इग्नू का भी है, इग्नू भी इसमें भागीदार है। तो IIT बॉम्बे द्वारा, जबकि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो 2019 में जिसको लॉन्च किया गया था, 2019 नहीं, 19 जून को लॉन्च किया गया था, 2019 बोल दिए, 19 जून को लॉन्च किया गया था। रीडिंग डे, डिजिटल रीडिंग डे जो पानिकर फाउंडेशन के द्वारा जो किया जाता है, उसमें किया, उसके उस दिन उपलक्ष्य पे किया गया था। तो पहले की घटना हो गई, और इससे खूब प्रश्न पूछे गए हैं। और इसमें किसका कार्यान्वयन वाली बॉडी है? IIT खड़गपुर। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, ये NVLI जो है, नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की देखरेख IIT बॉम्बे कर रहा है, जबकि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का जो इंप्लीमेंटिंग बॉडी जो है वो IIT खड़गपुर था। तो ये एक लेटेस्ट चीज है, और इस बार के बजट में काफी जोर दिया गया है वर्चुअल लाइब्रेरी पर, तो यह भी एक लेटेस्ट चीज है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो भी लेटेस्ट चीजें हैं, और ऐसा नहीं कि सारी चीजें हमने बता दिया होगा, जो हमें नजर में आया, ऑलमोस्ट जितनी नई चीजें हैं जिससे प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में, वो हमने बता दिया। और इन सब चीजों को एक बार फिर से आप लोग नोट्स बनाइए, एक दो बार पढ़ लीजिए। इसमें से कुछ ऐसा टफ चीज है नहीं जो कि आप लोगों को समझने में ज्यादा समस्या होगी, और एक दो बार इसको लिख के अगर पढ़ लीजिएगा तो एग्जामिनेशन में अपने आप यह हो जाएगा। तो आज का क्लास जो था वह लेटेस्ट जो करंट अफेयर्स पर था, और इसके बाद हम लोग देखते हैं क्लास 5 मिनट के बाद फिर से वापस से जुड़िए। जो टेस्ट सीरीज है उसके कुछ वीडियो सॉल्यूशन, मतलब उस पे हम चर्चा करते हैं, और कुछ टेस्ट सीरीज के वीडियो सॉल्यूशन आप लोगों को बताते हैं, कुछ पे चर्चा करते हैं। जैसे जैसे आप लोगों को टेस्ट देते हैं, अपनी तैयारियों का भी आकलन करते हैं, साथ में कुछ ऐसे प्रश्न भी आता है, 100 में से 2-4 ऐसा भी प्रश्न होता है जो कि आपको पढ़ाने के क्रम में जो छूट गया है, किसी वजह से भूल गए आप पढ़ाने के लिए, वह भी यहाँ पर डाला जाता है, और काफी सिस्टमेटिक ढंग से डाल दिया जाता है ताकि आप उसको पढ़ के भी आपको उसको आप समझ सके, उसका उत्तर बना सके। तो टेस्ट भी जरूर दीजिए। अपने बने बने लास्ट समय की अगर रणनीति की बात करें तो अपने हाथों के बनाए नोट्स को जरूर पढ़िए, PDF नोट्स वगैरह को पढ़िए ना पढ़िए, अपने हाथ के बनाए नोट्स जो बोर्ड पे लिखा है
उसको जरूर पढ़िए। और चलिए अच्छा, एक एक लाइन लिख ली तो अच्छी बात है, एक एक लाइन ही लिखना चाहिए। मैं एक बात आज भी बोल रहा हूं और पहले भी बोल रहा हूं कि मैं बोर्ड पर ज्यादा लिखता ही नहीं, एकदम जो इंपॉर्टेंट है वही लिखता हूं, और उसमें से अगर आपने एक भी लाइन छोड़ दिया तो आप अपने साथ ही धोखा कर रहे हैं। तो इसलिए पूरा पूरा लिखना है। और इसमें कुछ वीडियो सॉल्यूशन भी हम कराएंगे। तो आज फिर 5 मिनट बाद आप लोग उधर से जुड़िए, और लास्ट समय में कुछ करिए ना करिए, अपने हाथों के बनाए हुए नोट्स को जरूर पढ़िए। पढ़िए ही नहीं, उसको लिखिए, बार बार लिखिए। और टेस्ट सीरीज जो उपलब्ध है उसको दीजिए, इधर उधर के टेस्ट सीरीज को मत दीजिए। ऐप पर जो अवेलेबल टेस्ट सीरीज है उसमें से 70 से 80% वैसे ही प्रश्न है जो किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ या पूछा गया प्रश्न है, और 20% एग्जाम में के प्रश्न ऐसा है जिसकी नए प्रश्न होने की संभावना है। तो उसको बार बार दीजिए टेस्ट सीरीज में। और टेस्ट सीरीज में जो आपको क्वेश्चन मान लीजिए 100 में से 70-75 दे रहे हैं तो कुछ नहीं अगर बन रहा है, तो जो आपसे नहीं बन रहा उसको बार बार लिखिए, बार बार लिखिए। 15 टेस्ट सीरीज में हो सकता है आपको 100-150 प्रश्न नहीं आता हो, तो उसको लिखिए, उसको एक दो बार फिर से पढ़िए, फिर से एक दो बार लिख लीजिए, सब होने लगेगा। ठीक है, फिर 5 मिनट बाद आप लोग जुड़िए नए क्लास से।